अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़रूरत पार्ट 4। समझो जैसे ज़मीन पर गड़ा जा रहा था। ऐसी शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता था। वो रात के अंधेरे में छुपकर शाजिया के दरवाजे पर आया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, सुबह आएगी। समदू को अपनी बेइज्जती का शिद्दत से एहसास हुआ। कहाँ तो वो बड़े बड़े लोगों की दावत करने वाली थी, कहाँ ये कि दरवाजे पर ताला डालकर उसे बेघर करके चली गई थी। पहली बार उसे उसके वेश्या होने का सबूत मिला था। वो गुस्से से तलमलाता हुआ वहाँ से चला आया। पहले इरादा किया कि पिंड वापस जाएगा और कभी शाजिया पर थूकेगा भी नहीं। फिर ख्याल आया कि उसका थोड़ा बहुत सामान शाजिया के घर में पड़ा है, वो सामान वहाँ से लाना ही होगा। वो मजबूर होकर रात गुजारने के लिए तोता पहलवान के पास आ गया। तोता पहलवान ने गुस्से और परेशानियों की वजूहात मालूम करने के बाद कहा, पहलवान, औरत और नशा, ये दो चीज़ें तो आदमी नहीं रहने देती, फिर पहलवान कहाँ रहने देगी। शैदा ऐसा शहजोर नहीं है, तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हें कमज़ोर बनाया है। इस रात तोता पहलवान के इसरार के बावजूद उसने कुछ खाया पिया नहीं था। भूख मर गई थी, नींद उड़ गई थी, बस एक गुस्सा था शिकस्त खाने का, और गुस्सा था औरत की बेवफाई का, और गुस्सा था घर से बेघर होने का, और सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि नूरी छोड़कर क्यों चली गई थी। वो रहती तो कम से कम उसकी पिटाई करके कुछ करार तो आ जाता। वो चारपाई पर पड़ा चारों शाने चित लेटा हुआ सुबह तक आसमान को तकता रहा और जहन से नूरी को झटकने की कोशिश करता रहा। उसकी समझ में नहीं आता था कि गुस्से और दुख के वक्त वो कलोटी क्यों याद आने लगती है। जब कोई अपना नहीं होता था तो एक वही अपनी लगती थी। ऐसा प्यार कौन देगी कि मार भी खाएगी और आगोश में घुसती भी चली जाएगी। समदू के सीने से एक आह निकली। सुबह होते होते वो नूरी की पिटाई करने के लिए नहीं, उसके सीने से लगने के लिए उसे याद कर रहा था। दूसरे दिन 10 बजे वो शाजिया के दरवाजे पर पहुंचा। वहां शैदा पहलवान अपने चमचों के साथ बैठा हुआ था। समदू को देखते ही बोला, आओ पहलवान आओ, रात भर कहाँ रहे। मैंने जीत की खुशी में शाजिया और उनकी बहनों को मुजरे के लिए बुला लिया था। तुम्हें तो बड़ी परेशानी हुई होगी। समदू होठों को भींचकर अंदर ही अंदर दांत पीसने लगा। फिर उसने शाजिया से पूछा, शैदा से तुम्हारी पहले की यारी है। शाजिया ने हूँ के अंदाज में जवाब देकर मुंह फेर लिया। शैदा ने कहा, हाँ बहुत पहले की यारी है, मगर मुझसे नहीं, मेरे इन यारों से है। मैं औरत और नशे को मुंह नहीं लगाता। अगर तुम नूरा कुश्ती के लिए राजी हो जाते तो मैं तुम्हें भी इन हराम चीज़ों को मुंह लगाने नहीं देता। आखिर हम पहलवान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे को हराम कारियों से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। उसने शाजिया को घूरते हुए पूछा, अच्छा तो मेरे साथ साजिश हुई है। शैदा ने जवाब दिया, इस औरत से कुछ ना पूछो, इसे मैंने 3,000 रुपये में तुम्हारे लिए ख़रीद लिया था। 8 माह के दौरान यहाँ तुम्हारे खाने पीने में 12,000 रुपये खर्च हुए, यानी मैंने सिर्फ 15,000 में 50,000 रुपये की कुश्ती जीत ली। अपना टाइटल भी बरकरार रखा। ये ज़माना ऐसा है कि अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए कंजरियों का सहारा भी लेना पड़ता है। इस दौरान शाजिया ने उसका एक सूटकेस लाकर उसके सामने पटक दिया था। समदू के बस में होता तो वो शैदे और शाजिया की खूब पिटाई करता, मगर वहाँ गुंडों की फौज बैठी हुई थी। उसने अपना सूटकेस उठाते हुए कहा, शैदे हम पहलवान नहीं है, पहलवानों के नाम पर धब्बा है। जो मर्द होते हैं वो शहजोर होते हैं, वो कंजरी का सहारा नहीं लेते और ना ही कंजरी के जाल में फंसते हैं। हम तो शायद मर्द भी नहीं हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला आया। उसने अहद कर लिया कि अब पहलवानी नहीं करेगा और आइंदा कभी शहर का रुख नहीं करेगा। अपना पिंड अपनी जन्नत है, वहाँ झूठी शान और शोहरत के लिए कोई किसी को फरेब नहीं देता, वहाँ कोई कंजरी नहीं रहती और मासूम पिंड वालों तक अभी चरस का नशा नहीं पहुँचा था। जब वो माँ के कदमों में वापस आया तो उसके पास 1 हफ्ते के लिए चरस का स्टॉक था। शाजिया छूट गई थी, किसी दिन खाना भी छूट सकता था। इस नशे के बगैर दुनिया फीकी फीकी सी, उजड़ी उजड़ी सी लगती थी, जिसमें दुखते दुखते अंदर से जैसे फटने लगता था। और जब वो चरस के सिगरेट के कश लगाने शुरू करता तो दुनिया ही बदल जाती थी, हर चीज़ हंसी नज़र आती थी। मगर अब नशा की मस्ती में नूरी शिद्दत से याद आती थी। 1 हफ्ता बाद चरस की तलब हुई। ये लानत शहर ही में मिल सकती थी और वो शहर जाना नहीं चाहता था। उसने एक दिन अपने
अपने आप पर जबर किया, नशे के बगैर 24 घंटे गुजार दिए, लेकिन वो बिस्तर पर लग गया। वहाँ से उठने को जी नहीं चाहता था। भूख लगती थी मगर खाना बेमज़ा लगता था। पिंड के डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। उसने शहर जाकर इलाज कराने का मशवरा दिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। समधू ने सोचा, मैं शहर जाऊंगा मगर किसी औरत के फरेब में नहीं आऊंगा। वहाँ नूरी को तलाश करूंगा और चरस छोड़ने की कोशिश भी करता रहूंगा। वो बहुत कुछ सोचता मगर करता कुछ नहीं था। शहर में एक तोता पहलवान के यहाँ उसका ठिकाना था। तोता पहलवान ने मशवरा दिया, शादी कर लो, बहुत सी बुरी आदतें छूट जाएगी। शादी कैसे करूं? मेरा डेलडोल और सूरत देखकर कौन मुझे पसंद करेगा? पिंड के सारे घरों में रिश्ता मांग के देख लिया, किसी ने लड़की नहीं दी। पिंड एक छोटी सी जगह है, चंद घरों में रिश्ता मांगकर तुम मायूस हो गए? अरे यहाँ शहर में तुम्हें एक से एक शरीफ घराने की लड़की का रिश्ता मिल जाएगा, मगर पहले तुम आदमी तो बनो। आदमी कैसे बनते हैं तुम मुझे बता दो। मैं अच्छी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए तुम्हारी हर बात मान लूँगा। तो पहली बात तो ये कि चरस छोड़ दो। एक बार नहीं छोड़ सकते तो आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दो। उसने आधे सिगरेट को ज़मीन पर डालकर पाँव से मसलते हुए कहा, लो समझ लो कि छोड़ दिया। लड़की कैसी है? मेरी एक दूर के रिश्तेदार है, बहुत खूबसूरत है। गोरा रंग, ऊंची नाक, बड़ी बड़ी काली आंखें, ऊंचा कद, लंबे बाल। तुम उसे देखते ही चित हो जाओगे। उसने गहरी गहरी सांस लेकर पूछा, इतनी हसीन लड़की मुझसे शादी कैसे करेगी? आखिर मुझ में है ही क्या? तुम्हारे पास मकान है, ज़मीनें हैं, 10 भैंसें हैं, मगर ये सब शहर में होना चाहिए। वहाँ की ज़मीन बेचो और यहाँ की कोठी खरीद लो। ज़्यादा से ज़्यादा भैंस पालो और बड़े बड़े होटलों में दूध सप्लाई करवाओ। मगर बीवी का भैंस पालने से क्या ताल्लुक? मैं तुम्हें कारोबार सिखा रहा हूँ। लड़कियाँ मर्द की खूबसूरती और बदसूरती नहीं देखती, कारोबार देखती है। दौलत और जायदाद का हिसाब करती है। मर्द जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा। मुझे इस लड़की की एक झलक दिखा दो। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, बल्कि जब तक तुम अपनी जायदाद शहर मुंतकिल नहीं करोगे उस वक्त तक लड़की वालों के यहाँ तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी करा दूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? जल्दी बताओ। इसलिए कि वहाँ रहकर तुम चरस इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। करोगे तो वहाँ से निकाल दिए जाओगे। तुमसे नशा छुड़ाने का यही एक तरीका होगा। वो सर हिलाकर बोला, जैसा कि तुमने बताया है, अगर लड़की वैसी ही हसीन है तो तुम्हारा तरीका बहुत ही अच्छा है। मुझे किसी की मोहब्बत मिल जाए, मैं जहर पीना छोड़ दूंगा। तोता पहलवान की बीवी ने उसी दिन से रिश्ते की बात शुरू कर दी। एक हफ्ता बाद लड़की के बाप और भाई इसे देखने आए। उसे पसंद भी कर लिया और बातों बातों में उसे समझा दिया कि उसे शहर में रहना और कारोबार करना चाहिए। लड़कियां देहातों से शहर में आती है, शहरों से देहातों में जाना पसंद नहीं करती। फिर उन्होंने रुखसत होते वक्त उसे दूसरे दिन शाम को अपने यहाँ खाने की दावत भी दे दी। समधू के लिए दूसरा दिन जैसे ईद का दिन था। बड़ी मुश्किलों से वो दिन गुजरा और करवट बदल बदल कर रात गुजरी। दूसरे दिन शाम तक वो बड़ा मुस्तरिब रहा। तोता पहलवान की बीवी उसे समझाती रही कि किस तरह ससुराल में सर झुकाकर रहना चाहिए, कम बोलना और कम खाना चाहिए, लेकिन अपनी ज़मीन जायदाद का जिक्र बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। पहलवान उनकी बीवी से नसीहतें करते हुए उसे उसके ससुराल ले गई। उसे अंदर से बड़ी बेचैनी सी लग रही थी। कुछ तो इसलिए कि उसने पिछले दिन से चरस को मुंह नहीं लगाया था, और कुछ इसलिए कि एक ऐसी हसीन लड़की का दीदार होने वाला था जो उसकी बीवी बनने वाली थी। उसका ससुराली मकान कुछ पुराना था, दीवारों के प्लास्टर उधड़े हुए थे। उसे एक कमरे में बिठाया गया। वहाँ का फर्नीचर बहुत पुराना था, लेकिन समधू ऐसे देहाती के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि इस घर के मकीन उजड़े हुए हैं और इक्तिसादी बदहाली का शिकार है। शरीफ लोग हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मामूली मज़दूरों की तरह ईंट पत्थर नहीं उठा सकते, और बेगैरत भी नहीं है, बेहयाई की रोटी नहीं खा सकते थे। फिर इतने बड़े ससुराली कुंबे में उनका गुजारा कैसे होता था? क्योंकि जवान बच्चे पढ़ते थे, बाप बूढ़ा था, कोई कमाता नहीं था। हमारे यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत और मोहताजी ने बड़े बड़े ख़ानदानों को जिंदा रहने के अजीब व गरीब हथकंडे सिखा दिए हैं। वो बेचारे ससुराल वाले क्या थे, ये हकीकत समधू को आगे चलकर मालूम होने वाली थी। वो 15 मिनट तक उस कमरे में तन्हा बैठा रहा और महसूस करता रहा कि अरे
उसे वहाँ की खिड़कियों से घर की औरतें उसे झाँक झाँक कर देख रही है। फिर सारी खिड़कियाँ बंद हो गई, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला। समदू ने नज़रें उठाकर देखा तो फिर देखता ही रह गया। एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा खाने की ट्रे लेकर आ रही थी। तोता पहलवान ने उसके हुस्न की जो तारीफ़ की थी वो कुछ भी नहीं थी। पहलवान तो कुजा कोई शायर भी उसके हुस्न शबाब को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। उसने खाने की ट्रे को सेंटर टेबल पर रखा और आदाब कहा। जी जी, हाँ हाँ जी। समदू को याद नहीं आया कि आदाब के जवाब में क्या कहा जाए। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं जी पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर बोली, खाना शुरू करें। हम लोग ज़रा आज़ाद ख्याल है, मगर ऐसे भी आज़ाद ख्याल नहीं है कि दूसरों के सामने बेपर्दा चले आए। चूँकि आपके साथ सारी ज़िंदगी के मामला तय करने हैं, इसलिए आपके सामने आ गई हूँ। वो आंखें फाड़े मुंह खोले उस हसीना को देखे जा रहा था। वो बोली, मेरा नाम सायरा है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरी बड़ी बहन तायरा सेकंड ईयर में है। एक हमारे चचाजाद है, उनका नाम शहजाद है, और वो 1 बरस से मुलाजमत तलाश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भैंस पालेंगे तो शहजाद उनका दूध ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएगा। आपको यूँ भी इस कारोबार के लिए दूध सप्लायर की ज़रूरत होगी। शहजाद घर के आदमी है, कोई दूसरा इनसे ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं हो सकता। क्यों, ठीक है ना? उसने इकरार में सर हिला दिया। सायरा ने कहा, कारोबार में आमदो खर्च के लिए एक मुंशी की ज़रूरत होगी। मेरे अब्बा ये काम कर लेंगे, अगर आपको मंजूर हो। वो जल्दी से सर हिलाकर बोला, मंजूर है, मंजूर है। मेरा कारोबार आपका कारोबार, आपको मंजूर है तो मुझको भी मंजूर है। वो मुस्कुराकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। समदू ने शर्माकर सर झुका लिया, फिर झिझकते हुए पूछा, शादी कब तक होगी? 3 साल बाद। 3 साल बाद? उसने परेशान होकर सायरा को देखा। ऐसा तौबा शिकन हुस्न सामने हो और 3 बरस इंतज़ार किया जाए, ये तो कैद बामुशक्क़त से भी ज़्यादा बामुशक्क़त इंतज़ार होगा। वो बोली, 3 बरस बहुत लगते हैं, मगर हमें एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होगा। मैं कोई जाहिल गूंगी लड़की तो नहीं हूँ कि माँ बाप ने जिसके हाथ में रस्सी पकड़ाई उसके पीछे चली गई। फिर भी 3 बरस बहुत होते हैं, आप कुछ तो कम करें। इससे पहले मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। फिर अभी तो आपने यहाँ कोई ज़मीन और कोठी भी नहीं खरीदी है। भैंसों की भी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हम रोज़ाना कम से कम 40 मन दूध सप्लाई करेंगे। इतने ग्राहक पैदा करने के लिए 2 साल लग जाएंगे। देखिए, मुझे जल्दी पसंद नहीं है, आप सब्र करना सीख लें। बात ये है कि मैं आपको देख लेने के बाद आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं भी आपसे दूर नहीं रहूँगी। आप हमारे घर में उधर सामने वाले कमरे में रहेंगे। उस कमरे में ताहिरा बाजी के होने वाले शौहर यानी मेरे दूल्हा भाई भी रहते हैं। आप उनके साथ रहेंगे तो मैं कभी कभी आपके सामने आ जाया करूँगी, वरना घर के बुज़ुर्ग आज के बाद मुझे शादी से पहले आपके सामने आने नहीं देंगे। मैं आपको एक नज़र देखने के लिए यहाँ रहूँगा। वो बोली, लेकिन एक कबाहत है, मैं बहुत खुददार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बाद में ताना दे कि आप शादी से पहले अपने ससुराल में बैठकर खाया करते थे। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आप यहाँ रहने और खाने के सिलसिले में माहाना 1000 रुपये दे दिया करेंगे। समझू का खून खुश्क हो गया। 1000 बहुत बड़ी रकम होती है, मगर सायरा के हुस्न में ऐसी बड़ाई थी कि वो उसके सामने खुद को कंजूस साबित नहीं करना चाहता था। उसने डूबते हुए लहजे में कहा, ठीक है, कारोबार शुरू करना ही है, काफ़ी आमदनी होगी, मैं 1000 दे दिया करूँगा। आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, सालन ठंडा हो रहा है। वो खाने लगा और बार बार देखने लगा। उसे अपनी तकदीर पर शुबा था। यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी हसीन दोशीज़ा उसकी बीवी बनने पर आमादा हो गई है। जितनी साफ गोई से मामला तय हुए थे, इसके पेशे नज़र ये उम्मीद बन गई थी कि 3 साल के बाद वो क़यामत ख़ेज़ मुजस्समा उसकी आगोश में होगा। फिर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक गोरे गोरे खूबसूरत बच्चे भी पैदा होंगे। माँ कहती थी, बस एक बार खूबसूरत बहू खूबसूरत बच्चे पैदा कर दे, उसके बाद इस ख़ानदान की आइंदा नस्लें खूबसूरत होती रहेगी। सायरा को देखते देखते समदू को एक बात का एहसास हुआ कि इस हसीना के हुसूल की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि चरस की तलब नहीं हो रही थी, और वो चुड़ैल नूरी भी याद नहीं आ रही थी। अब दूसरी तरफ
वो नौजवान मरीज बहुत बोलता था। नूरी ने उसके मुंह में थर्मामीटर रखकर कहा, ये गलत है कि सिर्फ औरतें बोलती है, अब तुम ज़रा देर चुप रहोगे? वो चुपचाप मुस्कुराने लगा। उसका नाम वसीम अहमद था। पिछले 3 दिनों से वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी के बावजूद हंसता बोलता रहता था। नूरी अपनी ड्यूटी के वक्त पहले उससे कतराती थी, क्योंकि वो बड़ी बेबाकी से उसे छेड़ता था। पहले ही दिन उसने पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? नूरी ने जवाब दिया, नर्स का एक ही नाम, एक ही रिश्ता होता है, सिस्टर। सिस्टर बहन को कहते हैं। मैं तुम्हें सिस्टर नहीं कहूँगा। तुम इतनी स्वीट हो कि अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। वो एकदम से पलटकर वहां से चली गई थी। समधू भी एक दिन उठाकर उसे अपने गांव से ले आया था। वसीम डील में वैसा ही था। चेहरे पर बड़ी मर्दानगी थी। पहली ही बार नूरी के दिल ने कहा था कि वो उठाकर ले जा सकता है और कोई भी उसके साथ भाग सकती है। दूसरी बार वो उसे दवा पिलाने गई तो उसने पीने से इनकार कर दिया। नूरी ने पूछा, क्या तुम सेहतयाब होना नहीं चाहते? दवा पी लो। पी लूँगा, पहले मुस्कुराओ। फजूल बातें ना करो। अगर मेरी ख्वाहिश फजूल है तो यहाँ का बड़ा डॉक्टर भी दवा नहीं पिला सकता। बड़े ज़िद्दी हो, ये लो। वो जबरन मुस्कुराने लगी। उसने कहा, हनी, ये तो बहलाने वाली मुस्कुराहट है। मुझे हनी कह रहे हो? होश में तो हो। तुम सर से लेकर पाँव तक शहद ही शहद हो, और शहद को हनी कहा जाता है। मालूम होता है अभी तक किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की, इसीलिए तुम मेरे जैसे कदरदान की कदर नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कदरदानी के लिए दोनों हाथों से तालियां बजती है? जान, तुम बहुत अच्छी हो। वो सिरहाने की मेज़ पर जल्दी से दवा रखकर वहाँ से भाग गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। 2 बरस के तवील अरसे के बाद वो समझ रही थी कि वो नौजवान मरीज समदू की जगह आकर दिल में बैठ रहा है, उसे हनी कह रहा है, उसे जान कह रहा है और उसकी जान ले रहा है। थोड़ी देर बाद उसने कमरे के सामने से गुजरते हुए देखा। सिरहाने की मेज़ पर दवा उसी तरह रखी हुई थी। वसीम ने उसे हाथ नहीं लगाया था। वो गुस्से वाली सूरत बनाकर कमरे में दाखिल होते हुए बोली, ये क्या जिद है? तुमने दवा क्यों नहीं पी? मैं डॉक्टर से शिकायत करूंगी। मैं भी शिकायत करूंगा कि तुम्हें जीवन साथी बनने से पहले मुस्कुराना नहीं आता है। वो बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, तुम जीते मैं हारी, लो अब पी लो। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए दवा पेश की। वसीम ने एक सांस में उसे हलक में उतार लिया। शाम को फिर दवा पिलाने का वक्त आया तो नूरी उसकी फरमाइश से पहले ही मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने दवा पीने से फिर इनकार कर दिया। नूरी ने पूछा, अब क्या हुआ? अगर मैं इसी तरह दवाएं पीता रहा तो जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं दवा नहीं पीऊँगा। अजीब आदमी हो, क्या मेरे लिए बीमार पड़े रहोगे? हाँ, आजमा कर देख लो। तुमने मुझे परेशान कर दिया है, आखिर क्या चाहते हो? तुम्हें पास रखना चाहता हूँ। पहले वादा करो कि मेरी सेहतयाबी के बाद भी मुझसे मिलती रहोगी, तब मैं दवा पीऊँगा। वो मुंह फेर कर बोली, अच्छा, मिलूँगी। उसने नूरी का हाथ थामकर बिस्तर के सिरे पर बिठा लिया। उसके हाथों से दवा पी। उससे देर तक मोहब्बत में वफादारी की बातें करता रहा। फिर ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो रहा था। दूसरी नर्स आने वाली थी, इसलिए सुबह आने का वादा करके वो हॉस्टल के कमरे में आ गई। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो फिर एक बार आईने से पूछ रही थी कि आखिर उसमें क्या खूबी है। इस बार आईने ने सच्चाई से बताया कि इन 2 बरसों में वो निखर गई है। अपने बल पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की इत्मीनान और आसूदगी ने उसे सेहतमंद रखा था। काला रंग कभी गोरा नहीं होता, लेकिन उसका चेहरा नमकीन हो गया था। चेहरे पर अब ऐसी रौनक आ गई थी कि अब कोई भी उसे नज़रें उठाकर देख लेता था और दिल में उसकी तस्वीर सजा लेता था। ये खुदा की देन होती है कि काले रंग में भी बला की कशिश पैदा हो जाती है, लेकिन अक्सर लोग हुस्न को समझ नहीं पाते, उसे सिर्फ रंगों में तलाश करते फिरते हैं। समदू कम नसीब था कि उसको समझ नहीं सका और गोरे रंगों की चमक दमक में भटकने चला गया। अब वसीम जैसा कदरदान पैदा हो गया था और अब वो कितने बरस समदू की हरजाईपन का शोक मनाती। जवानी के कठिन रास्तों से गुजरने के लिए एक ना सही दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। दूसरे दिन वसीम ने उसका हाथ पकड़ा था। तीसरे दिन उसने उसे सीने से लगा लिया। वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में नूरी ने सोचा, कौन अच्छा लगा? वो किसके सीने से लगी थी? तब पता चला कि वो उन लम्हात में समदू के पास पहुंच गई थी। समदू की धड़कनों से लगी हुई थी। एक पल के लिए भी वसीम की अपनी कोई शख्सियत नहीं थी।
ड्यूटी से वापस आकर परेशानी से सोचती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। समदू कब तक उसका पीछा करता रहेगा। हॉस्टल के कमरे में बैठकर यूँ लग रहा था कि अस्पताल के उस बिस्तर पर वसीम नहीं, समदू पड़ा रहता है। उसके दिल में ये शदीद ख्वाहिश पैदा होती कि वो फिर वसीम के पास जाए, एक बार फिर उसके सीने से लगकर देखे वो क्या लगता है, वसीम या समदू। रात का खाना खाने के बाद वो फिर से अस्पताल गई। हॉस्टल से 50 कदम का फासला था। स्पेशल वार्ड में पहुंचकर पहले उसने ऑन ड्यूटी नर्स से मिलना चाहा। नूरी ने उस नर्स को बताया था कि 4 नंबर का मरीज़ उसमें दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन वो नर्स अपने कैबिन में नहीं थी, वसीम के कमरे में ही थी। नूरी उस कमरे के करीब ठटक गई। नर्स कह रही थी, तुम बड़े हरजाई हो, नूरी ने मुझे बताया है कि तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो। वसीम ने हंसते हुए कहा, डॉली, तुम कहाँ तुम्हारा चांद सा चेहरा और कहाँ वो काली रात। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब करता हूँ। कल नूरी कह रही थी कि मैं उसे सिस्टर ना कहूँ, सिस्टर बहन को कहते हैं। मैंने साफ कह दिया तुम सिस्टर हो, मैं सिस्टर ही कहूँगा। नूरी के सीने पर जैसे एक घूंसा सा लगा। क्या हो गया? अभी तो वो समदू की तरफ से वसीम की तरफ करवट बदल रही थी और बिस्तर से गिर पड़ी थी। अचानक आँख खुल गई थी। हकीकत सामने आ गई थी कि बचपन से पाल पोस कर जवान करने वाला समदू उसे छोड़ गया था, फिर भला 2 दिन का मरीज संजीदगी से कैसे मोहब्बत कर सकता है। वह हॉस्टल के कमरे में आकर देर तक रोती रही, अपने माबूद से शिकायत करती रही कि जब उसे खूबसूरत नहीं बनाया तो उसे हसास क्यों बनाया। बस सूरत को नफरत बर्दाश्त करने का हौसला भी मिलना चाहिए था, ताकि वो ठोकरें खाकर ताने सुनकर बेहसी से हंसती रहे। मगर वो हसास थी, अपने औरत होने का हक मांगती थी और औरत के जायज़ गुरूर को ठेस पहुंचने पर तिलमिला जाती थी। बड़ी देर रोने के बाद उसने खुद को तसल्ली दी कि वसीम क्या उसे ठुकराएगा। वो तो खुद वसीम के सीने से लगकर समदू के पास पहुंच गई थी और इस तरह वसीम की शख्सियत को ठुकरा चुकी थी। उसे बड़ी तसल्ली हुई। उसने आंसू पोंछ लिए। पहले ही समदू की अहमियत कुछ कम न थी, अब और बढ़ गई थी। उसे एक नज़र देखने को दिल मचलने लगा। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो माँ से मिलने के बहाने पिंड जाएगी। अगर शाजिया बहू बन चुकी होगी तो उल्टे पाँव वापस आ जाएगी। 2 बरस बीत गए थे, जैसे 2 सदियाँ बीत गई थी। पता नहीं पिंड के इस छोटे से घर में कैसे इनकलाब आए होंगे। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर एक दिन वहाँ पहुँच गई। वही गांव था, वही घर था, मगर बाड़े में भैंसें नहीं थी। बाड़ा खाली था। नूरी को ऐसा लगा जैसे उसका सीना खाली हो गया हो। उसे समदू के बाद भैंसों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो दिन रात उनकी खिदमत करती रही थी। माँ ने उसे अपने दरवाजे पर देखा तो पहले वो पहचान न सकी। नूरी शहर वाली लग रही थी। सफ़ेद चमकते हुए लिबास में वो डॉक्टरनी दिखाई दे रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अम्मा, मैं नूरी हूँ। माँ हसरत और मुसर्रत से लरज़ गई। फ़ौरन ही आगे बढ़ी, डगमगाती हुई आई और उससे लिपट गई। बूढ़े बाजुओं में उसे जकड़कर बोली, हाय, तू कहाँ चली गई थी? कुछ तो बोल कर जाती। वो माँ के गले लगकर दूर इधर उधर देख रही थी, समदू को तलाश कर रही थी। माँ से बोली, कहाँ बोल कर जाती? क्यों बोल कर जाती? मैं जानती थी कि जाऊंगी तो कोई मेरे पीछे ढूंढने नहीं आएगा। बेटी, शर्मिंदा ना कर, हमसे बड़ी भूल हुई। हमने तेरा दिल दुखाया है। हमारे घर में कभी गोरे बच्चे पैदा नहीं होंगे। क्यों, घर में बहू नहीं आई? नहीं बेटी, वो तो कंजरी निकली। मेरे बच्चे से पहलवानी भी छुड़ा दी, उसे कहीं का नहीं रखा। नूरी खुशी से खिल गई। अपनी मुसर्रतों को छुपाते हुए वो समदू को पूछना चाहती थी, इसलिए पूछा, अम्मा, भैंस कहाँ है? माँ ने एक हाय के साथ कहा, समदू सारी भैंसें शहर ले गया है। आओ बेटी, यहाँ बैठो, ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उसने पूछा, क्या भैंसों को शहर में बेचने ले गया है? नहीं, वो और भैंसें खरीद चुका है और शहर में दूध बेचने का कारोबार कर रहा है। उसने यहाँ की ज़मीन भी बेच दी है। वहाँ एक छोटी सी कोठी और भैंसों के लिए ज़मीन खरीदी है। ओह, उसे शहर की हवा लग गई है। नहीं बेटी, आंचल की हवा लगी है। पहले कंजरी से धोखा खाया, अब एक शरीफ ज़ादी के घर में शादी से पहले घर दामाद बनकर पड़ा है। नूरी के सीने में दर्द होने लगा। उसने टूटे हुए दिल से पूछा, माँ, वो भी गोरी चमड़ी है? हाँ, बहुत खूबसूरत है, मगर बहुत पढ़ी लिखी भी है और बहुत चालाक है। समदू मुझे वहाँ लेकर गया था। उसका नाम सायरा है। झूठ की बोलूँ, वो मुझे बहुत पसंद आई, मगर उसके घर के तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए।
मैंने समदू को समझाया कि जो लोग शादी से पहले घर दामाद बना रहे हैं, तुम्हारे कारोबार पर कब्जा जमाए बैठे हैं और सही आमदनी का पता नहीं चलने देते, वो मुखलिस और दयानतदार नहीं हो सकते। मगर जवानी में माँ की नहीं, जोरू की बात समझ में आती है। अम्मा, वो नुकसान उठाएगा, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे समझाया कि सायरा को जल्द ब्याह कर घर ले आ, उसे घर ले आ या उसका घर छोड़ दे। मगर 1 बरस 4 महीने गुजर गए। सायरा की पढ़ाई ख़त्म होने में नहीं आ रही है। सुना है अभी 2 बरस और पढ़ेगी। समधू अभी और 2 बरस वहीं रहेगा। मैं समझती हूँ वो सारी उम्र इसी दरवाजे पर पड़ा रहेगा। पहले मुझसे महीने महीने मिलने आता था, अब 6 महीने से नहीं आया। मैं ही जाती हूँ मगर उस घर में नहीं जाती। बाहर बेटे से खड़े खड़े मिलकर आ जाती हूँ। बेटी, कभी कभी सोचती हूँ कि इस घर को तेरी हाय लग गई है। नहीं अम्मा, ऐसा ना कहो। ये मेरा घर है और अपने घर को अपनी हाय नहीं लगती। उसने रात का खाना माँ के साथ खाया। दिल कहता था कि समधू शहर से आएगा, माँ से मिलने आएगा या एक बार और ठोकर खाकर आएगा। वो पशेमान हो गया। उसका सर झुका होगा। अपने घर में उसे देखते ही हाय नूरी कहकर सहारे के लिए लिपट जाएगा। फिर वो उसे अपने सीने में छुपा लेगी। वो 2 बरस से कुछ ऐसे ही ख्वाब देखती चली आ रही थी। रात को सोने के वक्त वो समधू के कमरे में गई। वहाँ की हर चीज़ को झाड़ पोंछ कर साफ किया। बिस्तर पर धुली हुई चादर बिछाई, तकिए के गिलाफ बदले। फिर उस हरजाई के बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलती रही और हर आहट पर चौंकती रही। रात के 2 बजे महसूस हुआ कि बाहर कोई है। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की से झाँक कर देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर बरामदे के जीने पर बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी। एक बार पहले भी ऐसी ही चांदनी रात थी और नूरी बरामदे में बैठी शाजिया की आमद पर और समधू की बेवफाई पर रो रही थी। माँ ने बेटे की हिमायत में खूबसूरत पोते पोतियों को गोद में खिलाने के ख्वाब देखते हुए नूरी के आंसुओं को नज़रअंदाज कर दिया था। वक्त अपने आप को बड़े ही इबरतनाक अंदाज में दोहराता है। आज माँ आंसू बहा रही थी। नूरी उसके पास जाकर बैठ गई। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मा सब्र करो, उसे फिर ठोकर लगेगी, वो फिर वापस आएगा। माँ ने नूरी के चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहा, तुझे देख कर रोना आ रहा है कि बहू वापस आ गई, बेटा नहीं आया। उसके इंतज़ार में मैं ठीक से सो नहीं सकती। पता नहीं वो कब आ जाए, पता नहीं मेरी आंख लग जाए तो फिर ना खुले, वो पुकारता रह जाए और मैं सोती रह जाऊं। ऐसा मत कहो, वो आएगा तो मैं तुझे जगा दूंगी। आओ मैं तुम्हें सुला दूं। वो माँ को समझा बुझाकर कमरे में ले आई। माँ ने एक सूटकेस खोलकर एक कागज़ का टुकड़ा निकाल कर दिया। बेटी, ये समधू का पता है, शहर में इसी जगह रहता है। तुम वापस जाओ तो उससे ज़रूर मिलना। वो खुद जाकर मिलना नहीं चाहती थी, गांव में माँ से मिलने के बहाने आई थी। उसने वो पता रख लिया। बूढ़ी औरत का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। वो उसके साथ चारपाई पर लेट गई, उसके सर को अपने सीने से लगाकर थपकने लगी। माँ ने कहा, बेटी तेरा सीना बहुत वसी है, जिसमें सारी दुनिया का प्यार समा सकता है। समधू ने ये जगह छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब वो आएगा तो मैं उससे झगड़ा करूंगी। उसने माँ को थपक थपक कर सुला दिया, खुद जागती रही। वापस न आने वाले की यादों में खोई रही। फजर की अजान के वक्त उसे होश आया कि माँ को आहिस्तगी से अपने सीने से अलग करना चाहिए ताकि आँख न खुले। उसने अलग किया तो दिल धक से रह गया। बूढ़ा जिस्म बिल्कुल साकित था, आंखें कभी न खुलने के लिए बंद हो चुकी थी। नूरी ने उसी वक्त सारे पिंड वालों को उसकी मौत की इतला दी। एक शख्स को समधू का पता देकर शहर भेजा, फिर तजहीज़ व तकफीन की तैयारी करने लगी। सुबह 10 बजे समधू शहर से आ गया, मगर माँ उसे नहीं देख सकती थी। नूरी के कानों में वो बूढ़ी आवाज़ गूंजने लगी, उसके इंतज़ार में मैं सो नहीं सकती। पता नहीं वो कब आ जाए, पता नहीं मेरी आँख लग जाए तो फिर ना खुले, वो पुकारता रह जाए और मैं सोती रह जाऊँ। समधू ने गम से निढाल होकर बड़बड़ाने के अंदाज में कई बार ज़ेरे लब माँ को पुकारा, मगर वो जवाब न देने के लिए सो गई थी। उसे कब्र में उतारने के बाद वो घर वापस आया तो नूरी को देखकर हैरान रह गया। पहले वो जानबूझकर उसके सामने नहीं आई थी, पुरसा देने वाली औरतों की भीड़ में छुपी हुई थी। अब सब जा चुके थे। वो घर जो माँ से खाली था अब नूरी से आबाद लगा। वो मुंह फेर कर बरामदे के जीने पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत उनके लिए खाना लाई। समधू और नूरी के दरमियान खाना रखते हुए बोली, तेरी माँ यहाँ तन्हाई का अजाब सहती रही, यहाँ
यहाँ घर घर जाकर रोती रही कि तू शहर वालियों में जाकर फंस गया है। बेटा अब भी अकल से काम ले, अपनी नूरी से अच्छी तुझे नहीं मिलेगी। वो सर झुकाए बातें सुनता रहा मगर मुंह से कुछ ना बोला। वो बूढ़ी औरत बोलते बोलते थक कर चली गई। उसके बाद नूरी ने लिबास बदला, अटैची उठाई, फिर बरामदे में आकर बोली, दुनिया ठीक कहती है, भैंस के आगे बीन बजाना नहीं चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, अहाता से गुजरने लगी। समधू ने सर उठाकर देखा और सोचा, कैसी भरपूर हो गई है, पता नहीं चेहरे में भी कहाँ से इतनी कशिश आ गई है। शायद मैं 2 बरस बाद देख रहा हूँ, इसलिए ये अच्छी और नई नई लग रही है। नूरी ने अहाता के बाहर आकर पलट कर देखा। दोनों की नज़रें टकराई। समधू ने जल्दी से नज़रें झुका ली। नूरी ने उससे दूर जाते हुए अपने दिल को समझाया, उस पर हुस्न का जादू चल रहा है। मैं ऐसी गई गुजरी नहीं हूँ कि मोहब्बत की भीख मांगूं। मैं उसे मोहब्बत के बगैर जिंदा रहकर दिखाऊंगी। वो चली गई। समधू उसे हद्दे नज़र तक देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तब उसने सोचा कि उसे क्या हो गया था। वो 2 बरस के बाद मिली और उससे बातें भी ना कर सका। क्यों ना कर सका? इसलिए कि मैं गोरी चमड़ियों से हारता जा रहा हूँ और नूरी के सामने झेप रहा हूँ। उम्मीद है कि सायरा मेरी दुल्हन बन जाएगी, फिर मेरी झेप खत्म हो जाएगी। उस वक्त मैं नूरी के सामने खम ठोक कर ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे एक हसीन औरत मिल गई है। वो हसीन सायरा के तस्वुर में खो गया। वो शहर में उसके यहाँ यूँ रहता था कि रिहाइश के लिए सामने वाला एक कमरा मिल गया था। उस कमरे में एक अमजद साहब थे। सायरा की बड़ी बहन तायरा से अमजद की शादी होने वाली थी। अमजद का एक चप्पलों का कारखाना था, अच्छी खासी आमदनी थी। वो भी समधू की तरह इस घर में 1000 रुपया माहाना देता था। मगर जब से दूध फरोशी का काम फैल रहा था और आमदनी बढ़ रही थी, तब से समधू 2500 रुपये माहाना दे रहा था। सायरा ने कहा था कि उसकी खुराक ज़्यादा है। वो एक वक्त में 6-7 रोटियां, 2 सेर गोश्त खाता है और सुबह शाम 5 सेर दूध पी लेता है। समधू ने कभी रुपए पैसे को अहमियत नहीं दी, अहमियत सिर्फ सायरा को दी थी। वो अखराजात के लिए जितनी रकम मांगती थी वो दे देता था, लेकिन उसके चचाज़ाद शहजाद से नफरत करता था क्योंकि वो दूध की आमदनी में हेरा फेरी करता रहता था। सायरा ने समझाया कि वो शहजाद को अभी कुछ न कहे, वरना वो उनकी शादी में रुकावटें पैदा करेगा। अच्छी ब्लैकमेलिंग थी। सायरा को दुल्हन बनाने के लिए वो शहजाद की कारोबारी बेईमानी बर्दाश्त कर रहा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या समधू सायरा से भी शिकस्त खाएगा या सायरा से उसकी शादी हो जाएगी? क्या सायरा सचमुच ईमानदार है या यहाँ भी समधू के लिए धोखा ही धोखा है? क्या नूरी और समधू कभी दोबारा से एक हो पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।